नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शाम के 5 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं अपने खास कार्यक्रम 5 की आंच में। आज 5 की आंच में बात होगी कांग्रेस में हनुमान चालीसा पर उठे विरोध की और ऑनलाइन गेम पर सरकार की सख्ती की। इसी के अलावा हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में रोजगार पर मचे घमासान की। बात होगी बेमौसम बारिश से हुई बर्बादी की और कोरोना के चलते राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों पर लगी रोक की। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हनुमान चालीसा पर ऐतराज की। मकर संक्रांति पर भोपाल के कांग्रेस दफ्तर में होने वाले हनुमान चालीसा पाठ की, जिसके विरोध में पार्टी के विधायक आरिफ मसूद ने आवाज उठाई है। आरिफ मसूद ने कहा कि पार्टी के मुसलमानों के लिए बंधन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के अन्य सदस्य पाठ करें। उन्होंने कहा कि पाठ कुछ लोगों की निजी सोच हो सकती है। कांग्रेस की विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की है और विचारधारा से हटना पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। आपको बता दें कि कल 14 जनवरी को पीसीसी दफ्तर में इस आयोजन से लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान का आगाज होना है। तो हनुमान चालीसा पर ऐतराज आरिफ मसूद ने जताया है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने ऐतराज जताया है, कहा कि कोई बंधन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी से जो बाहर होगा, वो आइडियोलॉजी से बाहर होगा तो वो पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। कांग्रेस की आइडियोलॉजी तो सर्वधर्म की है। जो मैंने पढ़ा है कांग्रेस के जो बायलाज हैं, जो कांग्रेस का इतिहास है, वो इतिहास जिससे हम लोग प्रभावित होकर कांग्रेस में आए, वो इसीलिए तो आए कि कांग्रेस सबको लेके चलना चाहती है। अब जो लोग करते, देखिए मैंने कहा जैसे सूर्य नमस्कार एक मुद्दा आया था, मैंने उस पर कहा था कि सूर्य नमस्कार ऑप्शनल होना चाहिए, वहां पर उसको कोई एतराज नहीं है। तो अगर कांग्रेस के सदस्य करते हैं तो मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुस्लिमों पर बंधन नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ही अगर कोई दूसरे समाज का व्यक्ति या कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति कोई दूसरा करता है तो मैं समझता हूँ वो उनका अपना निजी हो सकता है, लेकिन पार्टी की आइडियोलॉजी तो बड़ी स्पष्ट है कि सबको लेके चलना। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, पर पहले रिएक्शन सुनते हैं। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर तो कांग्रेस के नेताओं को देना चाहिए। महिलाएं जरूर जो बजरंगबली महाराज हैं उनसे शक्ति की आराधना कर रही हैं, लेकिन वो शक्ति की आराधना कालनेमी जो कांग्रेस में बैठे हैं उनके तमाम प्रकार से आघात करने के लिए करें तो बेहतर होगा, क्योंकि जो बलात्कार के आरोपियों को संरक्षण देते हैं, जो लगातार महिलाओं के दुर्व्यवहार करते हैं, महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा बोलते हैं, अगर ऐसी कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता अपने ही नेताओं को सबक सिखा दें और मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को सिद्ध वहाँ कर दें, तो मुझे लगता है कांग्रेस शुद्ध हो जाएगी, तो राजनीति शुद्ध हो जाएगी। लेकिन आरिफ मसूद के सवालों के जवाब कांग्रेस को देना चाहिए, क्योंकि तो तुष्टिकरण करने वाले लोग हैं ना। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कराते कुछ हैं, बताते कुछ हैं और अपने ही कार्यकर्ताओं को धोखे में रखने का काम करते हैं। इसलिए उनको आरिफ मसूद के सवालों का जवाब देना चाहिए। असली मुखौटा कौन है ये भी समझ में लोगों को आ जाएगा। तुष्टिकरण कौन किसका कर रहा है, करता है, वो भी लोगों को समझ में आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी कभी भी अपने विचारों से ना हटी है, ना हटेगी। और जब जब हमने विचारों से इतर कोई निर्णय लिए तो हमें उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। आरिफ साहब की चिंता सही है। किसी भी कार्यक्रम में किसी भी समुदाय के कार्यकर्ता या नेता को बाध्यता नहीं है कि वो वह काम करे। और कांग्रेस पार्टी का स्वरूप तो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है। सभी धर्मों में समान आदर व्यक्त करना हमारी परंपरा है, हमारी बुनियाद है, तो उससे तो हम हटेंगे नहीं। हनुमान चालीसा किसी भी व्यक्ति के लिए बाध्यता नहीं है। जिसे करना होगा करेगा, बाकी के पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत करेगा। तो ये अलग अलग रिएक्शंस आपको बीजेपी और कांग्रेस की ओर से सुनाए गए, जहां पर आरिफ मसूद का जो बयान आया हनुमान चालीसा को लेकर, उस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं। और ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव भी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। अनुराग, ऐसा लगता है कांग्रेस ने ठान लिया है कि कुछ ना कुछ करके मुद्दा देना है बीजेपी को घेरने के लिए। बैल मुझे मार वाला काम है। यहाँ पर आए दिन हम देखते हैं नए नए मुद्दे निकल करके सामने आते हैं। अब फिर से
एक और बात को लेकर जंग छिड़ गई है और बीजेपी को घेरने का मौका दे दिया, क्योंकि बीजेपी तो हिंदुत्ववादी चाहती है कि ऐसा कोई मुद्दा मिले और कांग्रेस को कहीं ना कहीं लपेटे में लिया जाए, और एक और बार फिर से ऐसा हुआ है। बिल्कुल ऋतु, देखिए कांग्रेस अपने सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। चाहे राहुल गांधी की बात हो या दिग्विजय सिंह, दोनों अपने को सबसे बड़ा हिंदू बता चुके हैं, लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व के आड़े अब कांग्रेस के वो नेता और वो चेहरे आड़े आने लगे हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। आरिफ मसूद इसी बात को लेकर ऐतराज जता रहे हैं कि जब पार्टी की विचारधारा सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की है, तो ऐसे में सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में क्यों किया जा रहा है। और साथ ही वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि किसी तरीके के लिए का बंधनकारी इसको नहीं होना चाहिए, और साथ ही कांग्रेस की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने की बात आरिफ मसूद कर रहे हैं। मतलब साफ है कि एक तरफ जहां कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक जो कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं, आरिफ मसूद जैसे नेता कांग्रेस की इस सॉफ्ट हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के अब सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए ये बड़ा मुश्किल हो गया है कि क्या वो सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़े या फिर इससे कहीं मुस्लिम वोट जो उसका परंपरागत वोट माना जाता है वो कहीं छिटक कर ना चला जाए। इस बात की चिंता अब कांग्रेस के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आरिफ मसूद ने इसी बात की संकेत दे दिए हैं। क्योंकि इससे पहले भी आरिफ मसूद ने एक बैठक में कहा था कि बहुसंख्यक वर्ग के नेताओं को अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं की चिंता करना होगी। मतलब साफ है कि आरिफ मसूद अपने मुस्लिम वोटरों के सहारे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पर ही सवाल खड़े करने का काम कर रहे हैं, जिसमें बीजेपी को कांग्रेस पार्टी को घेरने का मौका मिल गया है। तो एक वर्ग विशेष की तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगता रहा है। उस छवि से अनुराग, देखिए ये पहली बार तो नहीं है, भले उन्होंने इसको ऑप्शनल बताया है कि ऑप्शनल होना चाहिए, ऑप्शनल है भी, पर कहीं ना कहीं इस तरह के बयान सरदर्द पार्टी का भी बढ़ाते हैं, खुद का भी बढ़ाते हैं। क्योंकि पहले भी हमने देखा, सूर्य नमस्कार की बात करें, वंदे मातरम की बात करें और अब हनुमान चालीसा की बात करें, तो आखिर इससे क्या साबित करना चाहते हैं इस तरह के बयान देकर? बिल्कुल, देखिए इसी तरीके के बयान पार्टी के लिए जो है चुनौती साबित हो जाते हैं और मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। हमने देखा था कि जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ था तो जोर शोर के साथ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी उसमें अपना हाथ आगे बढ़ाने का काम किया था। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भी प्रदेश कांग्रेस दफ्तर को सजाया गया था और ये बताने की कोशिश की गई थी कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है, बल्कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर भी विश्वास करती है। लेकिन अब कांग्रेस के इसी सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर कांग्रेस के मुस्लिम वर्ग से आने वाले नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसका जवाब कांग्रेस किस तरीके से देगी ये देखना दिलचस्प होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। प्रदेश में ऑनलाइन गेम्स को लेकर सरकार सख्त हो चली है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि प्रदेश में ऑनलाइन गेम्स को लेकर कानून बनेगा, इसका ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि भोपाल में 5वीं क्लास के स्टूडेंट ने फांसी लगाकर जान दे दी। घटनास्थल से सुसाइड नोट भी नहीं मिला। पेरेंट्स का कहना है कि बच्चा मोबाइल में फ्री फायर गेम खेलने का आदी था और इसी मामले के सामने आने के बाद सरकार ने अब इसे लेकर कानून बनाने की बात कही है। बहुत गंभीर विषय है वो, जो हमारे फायर गेम है, जो दुखद घटनाएं हो रही हैं, इन पर लगाम लगाने के लिए हम ऑनलाइन गेमिंग का एक एक्ट मध्य प्रदेश में लेके आ रहे हैं, जिसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है लगभग, और हम बहुत जल्दी ही इसको मूर्त रूप देंगे। रोजगार के मुद्दे को लेकर सरकार के 2 मंत्रियों ने बीजेपी के साथ केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। बेरोजगारी के मुद्दे पर रमन सिंह के ट्वीट को लेकर भी दोनों मंत्रियों ने जवाब दिया। रविंद्र चौबे ने कहा कि बीजेपी के समय प्रदेश में बेरोजगारी दर 22% थी और अभी कांग्रेस की सरकार में 2.1% है।
पत्रकारों से बात करते हुए दोनों मंत्रियों ने कहा कि कोरोना काल में भी राज्य सरकार ने बेहतर काम किया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में भी हम लोगों ने लोगों को जो नौकरियां दी, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए और स्वरोजगार के उपलब्ध कराए। ये कुछ आंकड़े, इसकी शुरुआत हुई थी। मैं सबसे पहले तो उनको, रमन सिंह जी को बधाई भी देता हूं कि उन्होंने इस बहस की शुरुआत की और पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि कितने लोगों के रोजी रोटी और रोजगार देश में छीन लिया गया। पिछले कोरोना 2 में हम सब लोगों ने देखा कि रोजगार के अभाव में शहरों से कितने पलायन हुए और घर वापसी के दौरान कितने मजदूरों की सड़कों में मौत हुई। लेकिन दुर्भाग्य, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने इस पे कोई बात नहीं कही। कोरोना काल में भी अगर छत्तीसगढ़ के लिए सीएमआई के द्वारा अगर ये आंकड़े दिए जाते हैं तो निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। सारे हिंदुस्तान के कुछ छोटे राज्य जो प्रगतिशील राज्य कहलाते हैं, उनको अगर छोड़ दें तो हम लोग पूरे देश में 4थे नंबर पे, और उन राज्यों को अगर छोड़ दें तो छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे। ये तो इस सरकार के लिए प्रशंसा की बात है ना। तो इसी पे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने ट्वीट किया और दुर्भाग्य से जब आंकड़े उनके पास पहुंचे तो उन्होंने इसको डिलीट भी किया। तो कल ही मैं प्रेस से चर्चा करते हुए कहा था कि डॉक्टर रमन सिंह जी को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वो 5 सिंहों की बात मैंने कहा, वो 4 सिंह तो छत्तीसगढ़ से गायब हो चुके हैं। ये एकमात्र सिंह कभी कभार अपने गाहे बगाहे उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं, इसलिए ऐसी बात उन्होंने कही थी। सिर्फ आलोचना के अलावा इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। ये कहते हैं प्रधानमंत्री आवास में अच्छा काम नहीं हो रहा है। आपको बता दें, नगरीय निकाय में प्रधानमंत्री आवास में सबसे अच्छा गुणवत्ता का काम करने का पुरस्कार हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे स्टेट को दिया है, और ऊपर से कहते हैं कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो। तो इनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई मुद्दा है ना विजन है, इसलिए इस तरह के नंगा आरोप लगाते रहते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को समझ चुकी है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप पर निशाना साधा। बेरोजगारी दर पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस के फाइल में गांव का मौसम गुलाबी है। उनके युवाओं को रोजगार देने के दावे सिर्फ किताबी हैं। जनवरी 2019, 20 और 21 के आंकड़े मैं देना चाहूंगा। जनवरी 2019 में 7.9% बेरोजगारी का दर रहा है। 2020 जनवरी में 3.7 का रहा है और जनवरी 2021 में 6.4% का ये बेरोजगारी का दर रहा है। इन सारे आंकड़ों को देखते हुए मैं यही कह सकता हूं कि आज पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में नवयुवकों को ठगा जा रहा है और 5 लाख की नौकरी की लिस्ट जिस प्रकार बना के दी गई, उसको देखकर यही कह सकता हूं तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। जिस प्रकार कांग्रेस लगातार झूठ बोल रही है, पहला बड़ा झूठ उन्होंने, इनके प्रवक्ताओं ने, जिस प्रकार मैं आजकल देख रहा हूं, इन्होंने कहा कि हमने 10 लाख नौयुवकों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही नहीं की। तो पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी निशाना साधा है बेरोजगारी के मुद्दे पर, जहां पर कांग्रेस ने पूरी तरह से बीजेपी को घेरा है। कहा कि 22% बेरोजगारी, बीजेपी जब सत्ता में थी तब 22% बेरोजगारी थी और अब हम सत्ता में हैं, हमने सबको रोजगार देने का काम किया है। 2% के लगभग अब बेरोजगारी बची है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए ममता लांजेवार हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। ममता, बात तो रोजगार पर हुई है, लेकिन बीजेपी पर पूरी तरह से निशाना साधा गया है। 22% से 2% पर बेरोजगारी दर, आखिर कितनी सत्यता है इसमें?
देखिए बिल्कुल और अगर हम बात करें तो जो छत्तीसगढ़ सरकार के जो 2 मंत्री हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और चूंकि जब केंद्र की तरफ से ही ये आंकड़े जारी किए गए थे, केंद्र की तरफ से ही ये सराहना की गई थी, उसके बाद में ये पूरी जो सियासत है उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अपनी उपलब्धि बताई। उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह ने बेरोजगारी को लेकर राज्य सरकार पर आंकड़ा जो निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया, लेकिन जैसे ही उन्हें जो दूसरी जानकारी हुई तुरंत उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट भी कर दिया। उसके बाद से लगातार सियासत गरमाई हुई है और आज जो राज्य सरकार के 2 बड़े मंत्री हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और ये कहा कि खुद डॉक्टर रमन सिंह ने अपने ये हम आंकड़े ने हमने अपनी तरफ से कोई दावा नहीं किया गया था और किया था, केंद्र की तरफ से भी ये माना गया है और डॉक्टर रमन सिंह ने खुद अपना ट्वीट डिलीट किया। इसका मतलब ये है कि वो हमारे आंकड़ों के साथ में भी हैं। रविंद्र चौबे ने कहा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो उन्होंने बताया कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर नौकरियां दी गई और राज्य सरकार ने कितने लोगों को जो अनियमित कर्मचारी हैं उनको नियमित किया, चाहे शिक्षा कर्मियों की बात हो या अलग अलग सेक्टर्स की बात हो। इसके साथ ही अगर बात करें तो अलग अलग विभागों में किस तरह से नियुक्तियाँ निकाली गई, PSC के जरिए कितनी नियुक्तियां की गई और उनके साथ ही रविंद्र चौबे के साथ ही जो नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया है उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो सनसनी फैलाती है और डॉक्टर रमन सिंह और उनके 3-4 सहयोगी हैं जो लगातार इस तरह के अलग अलग मसलों को लेकर राज्य में सनसनी फैलाते हैं और यही सनसनी फैलाने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन जब उनको ये समझ आ गया कि उन्होंने गलती की है तो उसके बाद में उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। और अगर उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया इसका मतलब ये साफ है कि वो खुद राज्य सरकार के साथ है और अपनी बातों से वो बैकफुट पर आ गए हैं। तो जाहिर तौर पर बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर सियासत तो जो है वो जारी है। राज्य सरकार की तरफ से ये दावे किए गए हैं कि 5 लाख जो नौकरियां हैं वो कोरोना काल में भी दी गई हैं और लगातार अलग अलग तरीके से जो है वो कोशिश की जा रही है कि राज्य से बेरोजगारी की जो दर है वो घटे। बीजेपी के समय जो बेरोजगारी की जो दर है वो 22% थी, जो अब घटकर 2.1% हो गई है। तो जो मंत्री रविंद्र चौबे थे उनका कहना था कि कहीं ना कहीं स्वरोजगार, रोजगार और नौकरियों को लेकर जिस तरीके से जो प्लानिंग्स की गई थी, जो योजनाएं चला रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उसका सीधा सीधा तौर पर असर हुआ है। उनका कहना था कि राज्य सरकार से जवाब मांगने के बजाय वो प्रधानमंत्री से जवाब मांगे, जिन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था और छत्तीसगढ़ में एक भी नौकरी नहीं मिली है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ममता जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। एमपी में बारिश और ओलावृष्टि से प्रदेश में किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। करीब 18 जिलों में ओलावृष्टि से किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं। राजस्व और कृषि विभाग की टीमों ने इन जिलों में सर्वे किया। राजगढ़ और विदिशा के कई जिलों में फसलें बारिश की वजह से बर्बाद हो गईं। प्रदेश में करीब 1 लाख हेक्टेयर रकबे की फसलों को नुकसान पहुंचा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी बेमौसम बारिश ने प्रदेश के किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। बारिश और ओले से किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। धान और सब्जियों की फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। कई जिलों में खड़ी धान की फसल अब काटने लायक नहीं बची। किसान संगठन ने सरकार से पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। तो वहीं बिलासपुर में खराब मौसम की वजह से जिले में धान खरीदी प्रभावित हुई है। धान खरीदी में कीचड़ और पानी जमने की वजह से धान खरीदी नहीं हो पा रही। धान खरीदी केंद्र के प्रभारी और कर्मचारी मौसम खुलने का इंतजार कर रहे हैं।
और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से कोरोना को लेकर पीएम मोदी की यह बैठक है। कोरोना संक्रमण पर पीएम की वर्चुअल बैठक होने जा रही है। बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए हैं। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, मुख्य सचिव अमिताभ जैन और अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आलोक शुक्ला, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला भी शामिल हुई हैं। राज्य में कोरोना की स्थिति को लेकर चर्चा हुई है। और इसी के साथ ही 5 की आंच में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।